Jinping has left Moscow after 2 days of talks with President Vladimir Putin. The two leaders issued a joint statement on Tuesday calling for response. Rolling out the red carpet for his quote, dear friend, Chinese leader Xi Jinping greeting each other for their second day of meetings in Moscow. Despite skepticism from the West that the visit is more about supporting Russia. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन और रूस की अदावत और जिगरी दोस्ती की कहानी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब माओ सेतुंग पहली बार सोवियत संघ के दौरे पर गए तब जोसेफ स्टालिन ने उनसे मिलने पर सहमत होने से पहले उन्हें कई हफ्तों तक मॉस्को के बाहरी इलाकों के एक गेस्ट हाउस में इंतजार कराया। लेकिन शी जिनपिंग जब इस सप्ताह के रूस के दौरे पर पहुंचे तो स्थितियाँ एकदम अलग थीं। चीन और सोवियत संघ के बीच 1950 में मित्रता, गठबंधन और पारस्परिक सहयोग की जिस संधि पर माओ और स्टालिन ने हस्ताक्षर किए थे, उसके 73 साल गुजर जाने के बाद भी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की दुनिया के सामने दोनों देशों की बेपनाह दोस्ती को दिखाई है। लेकिन दोनों मुल्क तमाम वैचारिक मतभेद, मनमुटाव, सुलह और एक सशस्त्र टकराव का लंबा रास्ता करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। इन दोनों पड़ोसियों का इतिहास लंबा और कई घटनाओं से भरा रहा है। दशकों तक सोवियत संघ और चीन साम्यवाद के दो बड़े ध्रुव थे जो सिद्धांत को अपनी व्याख्या और अपने वैश्विक प्रभाव को लेकर कई बार सामने आए हैं। लेकिन 1950 के दशक के शुरुआती सालों में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर थे। साल 1927 से 1936 तक चले और साल 1945 में दोबारा शुरू होकर 1949 तक जारी रहे चीनी गृह युद्ध ने राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते देखा। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि के साथ ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने चीनी गृह युद्ध में किसी धड़े को चुना। चियांग काई शेक के राजनीतिक दल कुओमिंतांग को अमेरिका से वित्तीय मदद और हथियार मिले। अमेरिका ने कुछ रणनीतिक महत्व वाले स्थानों को सुरक्षा के लिए अपने 50,000 सैनिक भी भेजे। वही माओ सेतुंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत रूस का साथ मिला। कम्युनिस्ट पार्टी की सेनाएं बेहतर साबित हुई और राष्ट्रवादियों को ताइवान द्वीप तक ले जाने धकेलने में कामयाब रही। साल 1949 में माओ ने चीनी गणराज्य के जन्म की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का गृह युद्ध जीता और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का उदय हुआ। स्टालिन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने और एशिया में साम्राज्यवादी गुट का विस्तार करने के लिए साम्यवादी चीन सही भागीदार था। माओ जिन्हें एक ऐसे देश के पुनर्निर्माण की जरूरत थी जिसने जापानियों 1937 से 1945 के खिलाफ लड़ाई में सालों बिताए थे और जो गृह युद्ध के नरक में डूब गया था, उन्हें सोवियत की मदद की आवश्यकता थी। अब देखेंगे कि 2 बार रूस का दौरा किसने किया और क्यों किया। कभी चीन से बाहर न जाने वाले माओ ने पहली बार वित्तीय सहायता मांगने के लिए सोवियत संघ का दौरा किया था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ 2 बार विदेश दौरा किया। दूसरी यात्रा भी मॉस्को को ही थी, लेकिन स्टालिन ने उनके लिए आसान नहीं रहने दिया। चाइनीज पॉलिटिक्स के प्रोफेसर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जियोपॉलिटिक्स के डिप्टी डायरेक्टर विलियम हास्टर ने बीबीसी को बताया कि माओ अपने साथ स्टालिन के रवैये से नाखुश थे, जिन्होंने लंबा इंतजार करवाया और चीन को वो नहीं दिया जो उसे चाहिए था। वास्तव में नए बने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता से मिलने में स्टालिन की कई हफ्ते लग गए। उन्होंने माओ को मॉस्को के बाहरी इलाकों में किसी गेस्ट हाउस में ठहराया। इस दौरान माओ की आवाजाही पर कुछ पाबंदियां भी थीं। उस समय सोवियत संघ एक शक्ति था और उसने चीन को ऐसे गुलाम देश के तौर पर देखा जो इस तरह के अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त कर सकता था। कुछ सप्ताह के बाद हालांकि दोनों नेताओं ने साइनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस पर हस्ताक्षर किए, जिससे चीन को वो मदद मिली जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। एक तरह का कम्युनिस्ट मार्शल प्लान था।
जिसने चीन को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को नाकाम करने में मदद की। मॉस्को एक ऐसी महान शक्ति और मॉडल था जिसने माओ से तुंग सीखना चाहते थे, उसे उस समय उनके प्रोपेगेंडा में झलकती भी था। उन वर्षों में एक नारा बार बार दोहराया जाता था, आज का सोवियत संघ हमारे कल भविष्य का जैसा है। उस समय मॉस्को ने चीन को सैन्य और वित्तीय सहायता दी, छात्रों को स्कॉलरशिप दी, तकनीकी उपकरण भी मुहैया कराए। इसके अलावा उसने हजारों इंजीनियर चीन भेजे जिन्होंने देश में इंडस्ट्रियल नेटवर्क बनाने में बड़ी मदद की। हालांकि दोनों देशों के संबंध 1958 के बाद खटास आने लगी और साम्यवाद में बट गए। अब बात करते हष्ट बताते हैं। इस समय तक चीन ने अपनी ग्रेट लीप फॉरवर्ड रणनीति के साथ अधिक कट्टरपंथी आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जबकि सोवियत संघ के नेता खुश्रेव अपनी ताकत को मजबूत करने और कट्टर स्टालिन समर्थकों को किनारे करने में कामयाब रहे। स्टालिन का 1953 में निधन हो गया। इसके बाद सत्ता निकिता खुश्रेव के हाथों में आई, जिन्हें उदारवादी सुधारवादी नेता के तौर पर देखा गया। हास्ट कहते हैं वह खुश्रेव स्टालिन के लाए आर्थिक बदलावों को पलटकर बाजार आधारित समाजवादी की ओर बढ़ना चाहते थे। माओ उसके एकदम उलट थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के इतिहासकारों और खुद चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बाद में भारी भूल बताया। इस नीति के कारण लाखों लोगों की जान गई। ये नीति देश के तेजी से औद्योगिकरण की मांग करती थी और व्यवहारिक तौर पर सिर्फ एक उत्पाद जैसे स्टील इस्पात के निर्माण पर जोर देती थी। कृषि उत्पादन को छोड़कर लाखों किसानों को ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के लामबंद किया गया। इसकी वजह से देश में विनाशकारी अकाल पड़ा। चाइनीज़ पावर पॉडकास्ट पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ टोरिजन कहते हैं कि माओ की आदत थी कि वो सामरिक और राजनीतिक मतभेद होने पर इसके गहरे कारणों से तलाशते थे और हमेशा उनमें वैचारिक मंशा देखते थे। इसलिए जब उन्होंने खुश्रेव का व्यवहार देखा तो उन्होंने सोचा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कुछ गलत है, जिसे उन्होंने संशोधनवाद कहा। नए सोवियत नेता की पश्चिमी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की चाह के माओ ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को उपज माना। एक दूसरे नफरत करने वाले माओ और खुश्रेव के बीच जो खाई बढ़नी शुरू हुई वो अंत में चीन और सोवियत के रिश्तों में टूट के तौर पर जानी गई। इसके परिणाम स्वरूप ही दोनों ने राजनीतिक संबंध तोड़े और दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलनों पर आधिपत्य के लिए प्रतिबद्धता बढ़ गई। विलियम हस्ट कहते हैं कि 1960 के दशक के अंत में चीन ने सोवियत संघ को कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका जितना बड़ा खतरा बताया। उस समय मॉस्को भी चीन के लिए कुछ अलग राय नहीं रखता था। साल 1966 में चीन ने सांस्कृतिक क्रांति शुरू की थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण कराया गया। इसे खुश्रेव के उत्तराधिकारी लियोनिद ब्रेजनेव ने विशेष रूप से अस्थिर और खतरनाक माना। अब बात करें सशस्त्र संघर्ष के बारे में तो आपसी अविश्वास ने दोनों देशों को बीच सीमा पर कई झड़पें को जन्म दिया और साल 1969 में दोनों देशों के बीच सबसे बड़े सशस्त्र टकराव के साथ ही ये झड़पें खत्म हुई। ये टकराव जैनबाओ टापू की एक छोटी सी नदी पर हुआ जो दोनों देशों की सीमा से लगती है। उस साल मार्च महीने में चीनी सैनिकों ने सोवियत संघ पर क्यों हमला किया, इसकी कोई स्पष्ट वजह पता नहीं है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि माओ इस टकराव से एक सामाजिक लामबंदी की इच्छा रखते थे, जो दशकों तक सांस्कृतिक क्रांति की वजह से फैली अराजकता के बीच एकता बहाल कर सकती थी। इन संघर्ष में दोनों पक्षों ने अपनी दर्जन लोगों को गंवाया। सोवियत संघ ने इस हमले की उम्मीद नहीं थी और न ही सोचा था कि उस साल के अगस्त महीने तक देश के दूसरे कोने यानी शिनजियांग के साथ सीमा पर नया संघर्ष पैदा हो जाएगा। जोसेफ टोरोजिन कहते हैं यूएसएसआर ने तब ऐसे कई संकेत भेजने शुरू किए जिससे चीन को लगा कि परमाणु हमला हो सकता है और भले ही इसकी संभावना ना हो, लेकिन कम से कम इसके लिए तैयार तो रहना होगा। इसके बाद चीन की मानसिकता में बदलाव आया। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर टोरोजिन कहते हैं तब से ये चीन के तस्वीरें मोर्चे
की नीति शुरू की और जिसमें अमेरिका और साथ ही सोवियत संघ की ओर से परमाणु हमले को खुद को बचाना शामिल था। इसके अलावा अपनी औद्योगिक क्षमता को देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थानांतरित करने के साथ बचाव के लिए हर तरह के सिस्टम बनाना भी नीति का हिस्सा था। लेकिन ये रणनीति ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। चीन को एहसास हुआ कि एक साथ दो महाशक्तियों को निपटना असंभव है। जैसा कि विलियम हास्ट बताते हैं कि चीन को सोवियत संघ के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन करना सही लगने लगा, जिसकी निश्चित तौर पर 1970 और 1980 के दशक में सोवियत संघ के साथ संबंधों को सुधारने में तो मदद नहीं की। हास्ट कहते हैं अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दूसरे अमेरिकी राजनेताओं से उलट इसे एक मौके के तौर पर देखा। यूएसएसआर के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सीट, जिसने ताइवान में कुओमिंतांग का गठन किया, जिसके कई देश चीन की सरकार को मानते थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को देने पर सहमति दे दी गई। इसके एक साल बाद 1972 में निक्सन की चीन ऐतिहासिक यात्रा हुई और 1979 में दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया। साल 1976 में माओ की मृत्यु ने देश के लिए एक नई दिशा शुरुआत की। डेंग सियोपिंग के नेतृत्व में बाजार पहले से ही अधिक खुल गया और सियोपिंग ने चीन के खासियतों के साथ समाजवाद को प्रचलित विचार को बढ़ावा दिया। अब बात करेंगे साम्यवाद पर आधिपत्य के लिए विवाद के बारे में। चीन सोवियत रिश्तों के विवाद का असर दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों पर देखने को मिला। हालांकि साम्यवादी गुटों पर आधिपत्य के लिए सोवियत और चीन के बीच अधिकांश लड़ाई वैचारिक मोर्चों पर लड़ी गई थी, जिसमें दोनों शक्तियां कम्युनिस्ट पार्टी और दुनिया के अलग हिस्सों में इन पार्टियों से उभरे उग्रवादी समूह गोरिल्लाओं पर अपना प्रभाव बनाने रखने के लिए कोशिश कर रही थी। मैक्सिको की मिचू ओकाना यूनिवर्सिटी को मिगेल एंजल अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि दोनों देशों की बढ़ती फूट कम्युनिस्ट पार्टियों के दिल में इस कदर उतर गई कि इससे जुड़े कई उग्रवादी गुटों ने अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को खारिज कर दिया। उदाहरण के लिए एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट पार्टी संकट में पड़ गई। इससे अलग होकर वहां माओवाद के प्रभाव में मार्क्सवादी लेनिनवादी कोलंबियाई कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। इस समूह ने आगे चलकर एक गोरिल्ला गुट नेशनल लिबरेशन आर्मी का निर्माण किया। अर्जेंटीना, इक्वाडोर, चिली, ब्राज़ील, वेनेजुला, मैक्सिको जैसे अन्य देशों ने भी मार्क्सवादी लेनिनवादी धड़े में ये विभाजन देखने को मिला। पेरू में माओवादियों ने संदेरो लुमिनोसो जैसे गुटों को जन्म दिया। चीन और सोवियत के बीच दक्षिण पूर्वी एशिया में वैचारिक टकराव देखने को मिले। प्रोफेसर टोरिजन कहते हैं चीन उस समय कंबोडिया के एक ऐसे समूह के समर्थन में उतरा जिसे सोवियत संघ ने अत्यधिक खतरनाक माना था। अब बात करेंगे सोवियत संघ का विघटन के बारे में। हस्ट कहते हैं चीन के लिए 1980 के दशक में सोवियत संघ सबसे बड़ा खतरा था और इसने चीन को अमेरिका जापान के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से जबरदस्त फेरबदल देखने को मिला। चीन में रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पर भरोसा नहीं किया गया, जिनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ और बड़े शक्तिशाली वर्ग के हाथों में और ताकत आई। रूसी पूरी तरह से पूंजीवादी प्रवेश कर गया। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो गठबंधन बनाया गया था उसका अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। साल 2001 में रूस और चीन ने अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग से जुड़े संधि पर हस्ताक्षर किए है। विलियम हास्ट कहते हैं कि तब से चीन लगातार अलग अलग शक्तियों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता रहा है और उस जगह को अमेरिका, रूस और जापान ही नहीं बल्कि भारत या यूरोप के भी नेविगेट करता है। पिछले 30 सालों में चीन और अमेरिका के जापान के साथ संबंध कमजोर पड़ते रहे और बीते एक दशक में ये बिगड़ने वाली स्थिति में आ पहुंचे। हास्ट ने कहा इसके रूस के साथ नकारात्मक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है। भले ही चीन रूस का सहयोग नहीं है, चीन दुनिया में केवल एक औपचारिक गठबंधन है, वह उत्तर कोरिया के साथ है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सहयोगी रहे या नहीं रहे, लेकिन चीन के लिए रूस अत्यंत उपयोगी है। रूस अब चीन का एक अहम सहयोगी बन गया है।
वो बीते 20 सालों से चीन का विमानन उद्योग विकसित करने के लिए अहम तकनीकी दे रहा है। उदाहरण के लिए रूस से मिल रही निर्बाध ऊर्जा ने चीन को मध्य पूर्व और अमेरिका से अपने आयात में विविधता को लाने और इसे संतुलित करने में मदद की है। चीन और रूस एक बार फिर से करीबी बन गए हैं, लेकिन अब रूस को चीन के समर्थन की ज़्यादा ज़रूरत है। चीन उपभोक्ता वस्तुओं का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है और फिलहाल रूस का व्यापारिक भागीदार है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों का नाकाम बनाने के लिए लिहाज से चीन अहम है। माओ के ऐतिहासिक रूस दौरे के 7 दशक बाद दोनों देशों की भूमिकाएं उलट गई हैं। शी जिनपिंग रूस गए, लेकिन अब यहाँ ना तो कोई गेस्ट हाउस था और ना ही लंबा इंतजार। वहाँ तो सिर्फ स्वागत के लिए मुस्कान और एक रेड कॉर्पेट। I hope you like this information. Please like, share, subscribe and thanks for watching. Thank you दोस्तों।